राम राम, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद विष्णु पर। जैसे कि आपको पता है हमारी रिवीजन क्लास चल रही है। हम वन शॉट में क्या कर रहे हैं, रिवीजन्स कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि हम आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा पास है। 2 मार्च को आपका साइंस का एग्ज़ाम होना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ रिविजन क्लासेस तैयार करी हैं, जिसमें कि वन शॉट रिविजन हम वही टॉपिक उठा रहे हैं जो कि क्या है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सिर्फ आपके काम की चीज़ों को क्या करते हैं, हम रिवाइज करते हैं। तो ऐसे ही आज हमने एक चैप्टर तैयार किया है। आपका चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपके बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, जहाँ से एक ना एक केस स्टडी ज़्यादातर पूछी जाती है। लेकिन कुछ आपके टिक दी करेक्ट वगैरह भी पूछे जाएंगे। 3 से 4 नंबर का टॉपिक यहाँ से कवर आपका होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम है नहीं। सरस्वती जी का ध्यान करते हुए वीडियो को क्या करते हैं, शुरू कर लेते हैं। चैप्टर आप देख ही पा रहे होंगे। चैप्टर जो है हमारा सीबीएसई क्लास 10 बायोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने इसमें डाले हैं और चैप्टर भी डाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो पहला टॉपिक हमने कवर किया है उसका नाम है आपका नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब कि आपकी बॉडी का कंट्रोल कैसे होता है, आप कोऑर्डिनेट कैसे करते हो बॉडी से, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। तो और वो किससे प्रोसेस होता है आपका, जो सारी चीज़ें आप ये करते हो वो किससे करते हो, आपको उसमें मदद करता है नर्वस सिस्टम। 2 टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जिसे आप सीएनएस बोल देते हो शॉर्ट फॉर्म में, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे आप पीएनएस बोल देते हो, पीएनएस। पीएनएस क्या करता है, कैरीज मैसेज टू एंड फॉर्म द सीएनएस। मतलब पीएनएस क्या करेगा, सीएनएस तक क्या लेके जाएगा, मैसेज लेके जाएगा। हमेशा पीएनएस सीएनएस के साथ में क्या रहता है, ज्वाइंट रहता है। अकेला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या नहीं कर सकता, वर्क नहीं कर सकता, ठीक। अगर बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो ये 2 टाइप से बटा हुआ है, एक ब्रेन में और एक स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। कनेक्ट ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, कनेक्ट ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब स्पाइनल कॉर्ड वो जॉइंट है जो क्या रखती है, एक ब्रेन को, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ में क्या रखती है, कनेक्ट रखती है। पेरिफेरल आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड है, ऑटोनॉमिक आपका और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको याद नहीं रखना है। ऑटोनॉमिक में सिर्फ आपको इनवॉलेंट्री याद रखना है, ठीक है, और सोमेटिक में आपको वॉलेंट्री याद रखना है। क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ क्या दिया गया है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री करके दिया गया है। क्योंकि आपसे कोई ये चार्ट नहीं बनवा रहा, ये तो सिर्फ आपकी बेसिक जानकारी के लिए है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम चारों तरफ की जितनी भी नर्व है हमारी, जो पेरिफेरल नर्व जा रही हैं, उनसे मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। जो कि इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री 2 टाइप का होता है, ठीक। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री बताएंगे आगे क्या होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि 31 पेयर क्या होती है आपकी, स्पाइनल नर्व से बना हुआ होता है ये। मतलब कि इसमें से निकल के 31 पेयर नर्व जारी होती हैं, जो पूरे शरीर में फैली हुई होती है, मेन नर्व। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन में होती है उनको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व बोल देते हैं, वो 12 पेयर होती है आपकी। ये थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक। वैसे ये आपके कोर्स में है नहीं, एनसीईआरटी में दी नहीं गई है। तो एनसीईआरटी से बाहर तो 1% ही पेपर जाता है, एनसीईआरटी के बाहर पेपर नहीं जाने का। अगर बात करें, जो न्यूरॉन्स होते हैं, आपको पता होगा कि आपके अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है आ रही है, ठीक है, उसमें ले जाने में इंफॉर्मेशन और जो भी रेस्पॉन्स है उसको करने में कन्वर्ट करता है आपके नर्वस टिश्यू, जिसको आप सिंगुलरली क्या बोल देते हो, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट किसको कहा जाता है, न्यूरॉन्स को कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है 1-2 नंबर में पूछ ली जाए, ठीक है, टिक दी करेक्ट वगैरह में पूछ ली जाती है, या फिर किसी थ्योरी में ऐड करने में काम में आती है। न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो कि नर्वस सिस्टम को में क्या करती हैं, आपकी वर्क करती हैं। जो नर्वस सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही जाएगी, ठीक है, और बाद में न्यूरॉन्स के थ्रू ही आएगी। तो इसका मतलब 2 टाइप के क्या होंगे, न्यूरॉन भी होंगे, ठीक है, अलग अलग न्यूरॉन होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। न्यूरॉन इज ए नर्व सेल दैट कम्युनिकेट विद द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन चलती है न्यूरॉन में वो कैसे चलती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में चलती है।
थ्रू आउट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द बॉडी, मतलब कहाँ तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी या फिर बॉडी तक आएगी, ठीक है। कैसे भी ना कैसे यहाँ क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा न्यूरॉन के जरिए इम्पल्स का। आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे न्यूरॉन की, जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको दिखाया गया है कि जो आपको ये पोर्शन रहता है उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। जो मेन पोर्शन रहता है, जो छोटी छोटी आपको ऐसे करके ये जो दिखाई दे रही है सब, ये क्या है, डेंड्राइट है एक न्यूरॉन के। ये क्या काम करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करती है एज ए रिसेप्टर्स, ठीक है। इनको क्या बोल दिया जाता है, रिसेप्टर्स भी बोल दिया जाता है कभी कभार। दूसरा आप देख रहे होंगे सोमा, या फिर आप बोल सकते हो इसे सेल बॉडी। इसे क्या बोल सकते हैं, न्यूरॉन की सेल बॉडी, क्योंकि आपके कोर्स में सेल बॉडी के नाम से, सोमा के नाम से नहीं है ये, ठीक है। तो ये डेंड्राइट से आगे क्या है, सेल बॉडी। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस, न्यूरॉन का न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से निकला हुआ एक लॉन्ग टर्मिनल पोर्शन जिसको आप क्या बोलोगे, एक्सोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन, ठीक है। स्वान सेल्स आपके काम की नहीं है, ना नोड्स ऑफ रणवीर आपके काम के है, ना ये माइलिन शीट आपके काम की है, ठीक है। इनमें आपको नहीं लेना है, इनको ज्यादा दिमाग में नहीं भरना है, ठीक। और जो एंड पॉइंट है, ये जो एंड पॉइंट है इसको आप क्या बोल देते हो, नर्व एंडिंग। इसका मतलब आपका जो एक्सोन है, मतलब सॉरी न्यूरॉन है, वो किस किस से बना हुआ है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, माइलिन, सॉरी हमारे पास एक्सोन तीसरा पोर्शन, और चौथा पोर्शन हमारा नर्व एंडिंग। आपको ये चार पार्ट किसके याद रखने हैं, किसके, न्यूरॉन के, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग। और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे हो सकता है कि लेबल करा लिया जाए कि डेंड्राइट कौन सा पार्ट है और इस पार्ट का फंक्शन क्या है, ठीक है। सेल बॉडी का फंक्शन क्या है, एक्सोन का फंक्शन क्या है, और नर्व एंडिंग का फंक्शन क्या है। तो इस तरीके से क्या करा सकते हैं, वो आपसे लेबल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मतलब हमारे एनवायरमेंट में आसपास में जितना भी चेंज हो रहा है, इज डिटेक्ट बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। मतलब कि नर्व सेल की टिप्स जो होती हैं वो क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगी। और वो टिप्स क्या है, ये डेंड्राइट बेटा, ये जो डेंड्राइट हमने पढ़ी थी, ये क्या है, वो टिप्स हैं जो इंफॉर्मेशन को क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी। और उनको टिप्स को बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, रिसेप्टर्स। डेंड्राइट किसकी तरह काम कर रही होंगी, रिसेप्टर्स की तरह काम कर रही होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब रिसेप्टर्स क्या है, जो इंफॉर्मेशन को हमारे सराउंडिंग से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और फिर उसके ऊपर जो भी प्रोसेस होना होगा उसको क्या करेंगे, देखेंगे वो प्रोसेस क्या होना है, जो भी रिएक्शन होनी है, मतलब स्टिमुलस हमारे चारों ओर जो है, स्टिमुलस को क्या करेंगे, गेन करेंगे। और उनको गेनिंग वाले जो गेन कर रहे हैं उनको क्या बोल दिया गया है, यहाँ पे रिसेप्टर्स बोल दिया गया है, ठीक है। जैसे रिसेप्शनिस्ट होता है ना, वैसे रिसेप्टर्स। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, अगर आप देखें कि हर जैसे भी आपको ऑर्गन दे रखा है उस हिसाब से आपके क्या होते हैं, टाइप्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जितने भी आपके सेंस ऑर्गन है उनके हिसाब से अलग अलग आपके रिसेप्टर्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले दिया गया है फोनो रिसेप्टर्स। फोनो से ही आप समझ सकते हो कि फोनो से क्या मतलब होता है, ठीक है। इनर ईयर, ठीक है, ईयर में क्या होता है, आपको सुनाई देता है, और फोन क्या होता है, सुनने के काम में होता है, तो उसमें होते हैं फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है। सेंस ऑफ बाउंड और बॉडी बैलेंस, ठीक है, जो बॉडी बैलेंस है, सुनकर आप बॉडी बैलेंस करते हो, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ठीक है। तो वो सब कौन करवाता है, फोनो रिसेप्टर्स। लेकिन यहाँ पर अगर नर्व की बात करें कि नर्व कौन सी पाई जाती है, ठीक है, कि जो दिमाग से नर्व जुड़ी हुई होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कौन लेके जाएगी, नर्व लेके जाएगी, और इन्फॉर्मेशन नर्व ही लेके आएगी, ठीक है। तो वो होती है आपकी ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व को ही क्या बोल देते हैं, कभी कभार हम जो फोनो रिसेप्टर्स बोल देते हैं, ठीक है, या ऑडिटरी रिसेप्टर्स बोल देते हैं। दूसरा है आपके पास फोटो रिसेप्टर्स। फोटो आप लाइट को बोलते हो, और लाइट को कौन देखता है, आइज, ठीक है। लाइट को कौन देखता है, आइज देखता है। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, सेंस ऑफ साइट, मतलब देखने के काम में जो आने वाले रिसेप्टर्स हैं उनको आप क्या बोलोगे, फोटो रिसेप्टर्स। लेकिन यहाँ पे भी एक और नर्व होती है, इस नर्व को जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका ऑप्टिक। आप ऑप्टिक चैप्टर पढ़ते होगे, और ऑप्टिक क्या होती है, ऑप्टिक नर्व कहाँ होती है, आपकी आंख में होती है, ठीक है। तो ये ऐसी नर्व है, ये क्रेनियल नर्व्स हैं जो सीधे सीधे डायरेक्टली कनेक्ट रहती हैं आपके किसी दिमाग से। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी आपको पता है, मतलब सब कुछ जानना, ऑल्फैक्टरी सब कुछ सूंघना, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, ये कहाँ होंगे, आपके नोज में। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके नोज में। सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि नोज किसका काम करती है, स्मेल का काम करती है। तो इसका मतलब सेंस ऑफ स्मेल कहाँ से होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स से होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, हीट वगैरह, आपके सराउंडिंग में ठंड कितनी है, गर्मी कितनी है, वो सब कौन अंदाजा लगा पाता है, आपकी स्किन,
ठीक है। तो स्किन में क्या है, थर्मो रिसेप्टर्स है, इसलिए वो क्या कर रही है, उसे पता कर रही है, ठीक है। सेंस ऑफ टच, पेन, हीट, ठीक है, टच किया आपको या पेन हुआ या हीट है या कोल्ड है, सब कौन पता करेगा, आपकी स्किन पता करेगी। और आपको ये तो जनरल सी बात पता होगी कि स्किन क्या होती है, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होती है हमारी। अगला है हमारे पास गस्टोटेटरी रिसेप्टर्स। गस्टोटेटरी रिसेप्टर्स मतलब कि जो टंग है आपकी, उसमें कैसे रिसेप्टर्स मिलेंगे, गस्टोटेटरी रिसेप्टर्स मिलेंगे। मतलब टंग क्या काम करती है, टेस्ट का काम करती है। तो इसका मतलब टेस्ट को ऑब्टेन करने के लिए, मतलब टेस्ट को पता लगाने के लिए आपके लिए जो जीव में दिए गए हैं, वो क्या दिए गए हैं, गस्टोटेटरी रिसेप्टर्स। आप सारे रिसेप्टर्स अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक ना एक रिसेप्टर्स आपसे जरूर पूछा जा सकता है, जो कि अच्छी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। एक टिक दी करेक्ट दे दिया कि विच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्किन, तो इसका मतलब थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक। तो ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, किस पे, इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम का बायो का लिंक मैंने उसमें डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप क्या कर लीजिए, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। हाउ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर इन ए न्यूरॉन, सबसे ज्यादा पूछे होने वाला तो यही क्वेश्चन रहता है, अगर देखा जाए कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे होती है एक न्यूरॉन में से, ठीक है। पाथवे बनवा लिया जाता है न्यूरॉन में से ट्रांसफर का, इसमें का वो सॉरी इन्फॉर्मेशन का। तो आप देख रहे होंगे, आपको डेंड्राइट्स, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन की एंट्री होगी वो रिसेप्टर्स में ही होगी। पहले तो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर्स ही क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसके बाद कहीं आगे की तरफ भेजेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो कहाँ जा रही है, आपकी डेंड्राइट्स में, ठीक है, डीएनडी बना दिया मैंने। और डेंड्राइट से फिर पता है लगी हुई है आपकी सेल बॉडी, ये देखिए आप सेल बॉडी, इधर से ऐसे चलती हुई आ रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कहाँ घुसी है, सेल बॉडी में, जिसे आप सोमा बोल रहे थे अभी, वो। फिर आपको पता है जब सेल बॉडी में से आगे की तरफ जाएगी ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, एक्सोन। इसका मतलब सेल बॉडी से कहाँ जा रही है आपकी इन्फॉर्मेशन, आगे की, आगे पास कर दी गई है, जिसको आप क्या बोला है आपने, एक्सोन। एक्सोन से फिर आगे की तरफ आपकी जा रही है, ठीक है। और एक्सोन के बाद क्या होती है आपकी, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। इसका मतलब एक न्यूरॉन में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो डेंड्राइट में, और डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग। रट्टा लगा लीजिए इस बात का, ठीक। तो बस इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। अब आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूरॉन का साइज क्या रहता है, काफी ज्यादा छोटा रहता है, मिलीमीटर में रहता है, कभी कभी सेंटीमीटर में भी हो जाता है। तो इसका मतलब नर्व सेल क्या है, छोटी छोटी है, नर्वस टिश्यू छोटे छोटे हैं, ठीक। तो आपको बताया कि नर्वस सेल आपस में जुड़ती रहती हैं, क्या बनाती है, साइनेप्स बनाती हैं, ज्वाइंट को क्या बोलते हैं आप, साइनेप्स बोलती है। मतलब कि अब यहाँ से जब इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन में नर्व एंडिंग तक पहुंच गई है, तो इसका मतलब ये दूसरे न्यूरॉन में क्या करी जाएगी, ट्रांसफर करी जाएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या बना हुआ होगा, ज्वाइंट बना हुआ होगा, तभी चीज ट्रांसफर हो सकती है। जब आप दो तार हैं, एक तार में से दूसरे तार में बिजली जानी है, तो इसका मतलब दोनों तारों को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। और उस कनेक्शन को यहाँ पे बोला जाता है साइनेप्स। इसका मतलब अब हमें जो आगे पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा अपना साइनेप्स, कि साइनेप्स क्या होता है, किस तरीके से वहां पे इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। आई होप आप ये अच्छे तरीके से समझेंगे। आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन कैसे कैसे जाती है। डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से हमेशा नर्व एंडिंग। फिर आगे न्यूरॉन में कैसे जाएगी वो हमें जानना है, उस साइनेप्स से होती हुई। तो इसका मतलब अगला हमारा टॉपिक कौन सा है आपका, साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, कोई कोई बोल देता है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, कभी कभार हम डिफाइन में पढ़ लेते हैं गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है, साइनेप्स कहलाता है। कोई बोलता है, कोई डिफाइन अलग अलग बुक में होती है कि ज्वाइंट बिटवीन टू न्यूरॉन, ज्वाइंट बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है। दो न्यूरॉन का ज्वाइंट क्या कहलाएगा आपका, साइनेप्स कहलाएगा। तो ऐसे करके हम इसकी डिफाइन को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा वो ये है कि साइनेप्स, एक्चुअल साइनेप्स में होता क्या है, ऐसा क्या हो रहा है साइनेप्स पे कि एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। और हमेशा ये ज्यादातर पूछा जाता है कि एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन किस तरीके से लगा हुआ होगा और इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर अब आगे कैसे जाएगा, किस पाथवे में जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, जो पहला पाथवे था कि डेंड्राइट सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, उसी तरीके से ही पाथवे होगा अगला भी, अगले न्यूरॉन में भी। मतलब डेंड्राइट, डेंड्राइट से
सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। तो अब आप देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ ये किसी से पहले ही कनेक्ट था, साइनेप्स मानो पहले कनेक्ट था, ठीक है, नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन की, यहां से इंफॉर्मेशन आई, इसकी डेंड्राइट में घुसी, ठीक है, आगे की तरफ गई, एक्सॉन से होती हुई जा रही है, ठीक है, नर्व एंडिंग में घुसी। तो इसका मतलब अब ये अगले न्यूरॉन में इस साइनेप्स से क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब कि फिर से डेंड्राइट अगले न्यूरॉन की, अगले न्यूरॉन की फिर से एक्सॉन, एक्सॉन से फिर से नर्व एंडिंग, और फिर से ये अगले से साइनेप्स बनाया हुआ होगा, मतलब कि लगातार ज्वाइंट बना हुआ होगा, वहां तक बना हुआ होगा जब तक कि ये सारे न्यूरॉन कहाँ नहीं पहुंच जाए, या तो आपके नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच जाए, या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच जाए, मतलब कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां तक नहीं पहुंच जाए, तब तक ये काम चलता ही रहेगा, क्योंकि उधर से कमांड भी तो लेके आनी है कि करना क्या है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, आपका साइनेप्स कहलाएगा। एक दूसरे से ज्वाइंट बना के चल रहे हैं न्यूरॉन एकदम लगातार कतार में, उसको आपने क्या बोल दिया है, साइनेप्स बोल दिया है मेनली। ये देखिए, एक साइनेप्स पे होता क्या है वो हम समझेंगे। साइनेप्स पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, वो केमिकल की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। कैसे हो जाती है कि यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर बना हुआ होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर बना हुआ होता है, जिसको आप एसिटाकोलाइन बोल देते हो, एसिटाकोलाइन बोल देते हो, ठीक है। तो क्या होगा, ये पहले न्यूरॉन में भरा हुआ होगा, पहले वाले न्यूरॉन को बोलते हो आप प्री न्यूरॉन, ठीक है, या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और बाद वाले को आप बोलते हो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो एसिटाकोलाइन क्या भरा हुआ होगा, यहाँ केमिकल भरा हुआ होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई, मानिए ऐसी तो आ रही है उधर से चलती हुई, तो एक साथ जो कैल्शियम आयन होते हैं, इतना तो याद आपको नहीं रखना है कि कैल्शियम आयन वगैरह का ट्रांसफर होता है, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एसिटाकोलाइन क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और ये पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चार्ज क्या हो जाएंगे, थोड़े बहुत चले जाएंगे, ठीक है, पहले न्यूरॉन से कहाँ चले जाएंगे, दूसरे न्यूरॉन में चले जाएंगे, देखिए गिरते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जैसे ही पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएंगे, तो दूसरे न्यूरॉन में क्या चली जाएगी, वही इंफॉर्मेशन चली जाएगी, ठीक है। काम बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जितना स्लो मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा फास्ट काम हो रहा है। आप ही सोचिए, आपकी तरफ कोई चीज आ रही है तो आप जरा सी देर में हाथ उठा लेते हो, तो कितनी तेज इंपल्स का ट्रांसफर हुआ होगा। तो पहले न्यूरॉन से कहाँ चले जाएंगे, दूसरे न्यूरॉन में चले जाएंगे, और दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स का क्या कर देंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, लगातार, ठीक है। तो दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन से चौथे न्यूरॉन, लगातार यही काम चलता रहेगा। प्री न्यूरॉन से पोस्ट न्यूरॉन, प्री न्यूरॉन से पोस्ट न्यूरॉन, इस तरीके से क्या होगा, ट्रांसफर होता है इंपल्स का। आई होप आप अच्छे से समझोगे। अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट करिए, ठीक है, चाहे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे कि मेरा ये वाला डाउट है, ठीक, तो मैं आपको वहां पे जरूर आपकी मदद करूंगा, कैसे भी ना कैसे करके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कि एक न्यूरॉन में क्या बताना है, चूज द करेक्ट, मतलब कि सही पाथ भी बताना है, ठीक है, कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा होगा। तो आपको पहला वाला डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, मैं बड़ा कर लेता हूं डायग्राम को। पहला वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन इस तरीके से जा रही है, मतलब कि पहले नर्व एंडिंग से घुसी है, फिर एक्सोन में गई है, फिर सेल बॉडी, फिर डेंड्राइट, फिर से उसके नर्व एंडिंग, एक्सोन, सेल बॉडी, डेंड्राइट। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, ये क्या हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया, जो बात हम पढ़ रहे थे उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। ऐसे तो जा ही नहीं सकती, हमेशा यूनि डायरेक्शनल होगा, ठीक है, सिर्फ इधर ही जाएगी इंफॉर्मेशन ऐसे करके, ठीक। तो ऐसा ही डायग्राम हमें छांटना है। बी वाले के नर्व एंडिंग से घुसी है और डेंड्राइट तक गई है, और दूसरे की डेंड्राइट से कनेक्ट है, कभी नहीं होगा। हमेशा प्री न्यूरॉन की डेंड्राइट, जो पोस्ट न्यूरॉन है उसकी, या तो सॉरी, जो प्री न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, जो प्री न्यूरॉन की क्या है, नर्व एंडिंग है ये वाली, ये हमेशा पोस्ट न्यूरॉन की या तो डेंड्राइट से कनेक्ट होंगी, या एक्सोन से कनेक्ट होंगी, या सेल बॉडी से कनेक्ट होंगी, ठीक है। इन तीनों जगह में कहीं भी कनेक्ट हो सकती है, मतलब प्री न्यूरॉन की ये जो नर्व एंडिंग है, ये पोस्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट, सेल बॉडी या एक्सोन कहीं से भी कनेक्ट हो जाए, इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होगी, ठीक है। लेकिन डेंड्राइट से डेंड्राइट कनेक्ट हो जाए, ये बात गलत होगी, ठीक है।
तीसरा क्या कह रहा है भाई, पहले की डेंड्राइट में से घुसी है इन्फॉर्मेशन, फिर एक्सॉन की तरफ गई है, फिर नर्व एंडिंग की तरफ गई है, फिर ट्रांसफर हुआ है इन्फॉर्मेशन का किसकी तरफ, सेल डेंड्राइट की तरफ, ठीक है, मतलब नर्व एंडिंग से डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी से बिल्कुल सही है। कभी भी क्या नहीं हो सकते, नर्व एंडिंग से नर्व एंडिंग कनेक्ट नहीं हो सकते, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए सेम सरफेस या फिर सेम चार्ज कभी भी क्या नहीं हो सकते, कनेक्ट नहीं हो सकते। ऐसे याद रख लीजिए आप, डेंड्राइट से डेंड्राइट कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकती, नर्व एंडिंग से नर्व एंडिंग कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकती। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक मूवमेंट हुआ, ठीक है, एक मूवमेंट हुआ और उसके प्रति आपने कोई एक्शन किया, उसको आप क्या बोलोगे, मतलब रिएक्शन किया, उसको आप क्या बोलोगे, एक्शन बोल दोगे, ठीक है। तो पहले डिफाइन पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एकदम सडन होगा, इनवॉलेंटरी होगा, मतलब आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा। इनवॉलेंटरी का मतलब ये होता है आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है जो काम, और वॉलेंटरी वो होता है कि आपकी इच्छा के अनुसार होता है, ठीक है। आपकी मन मर्जी है, आप वीडियो पे लाइक करें, ठीक है, आपकी मन मर्जी, आप उठाओगे हाथ और क्या कर दोगे, लाइक कर दोगे, ठीक। लेकिन अब जो इच्छा अनुसार नहीं है वो क्या है कि वॉमिटिंग है, पता चला वीडियो देखते देखते किसी भी तरीके से क्या आ गई, वॉमिटिंग आ गई, ठीक है। आपकी इच्छा नहीं थी वॉमिटिंग करने की, तब भी क्या आएगी, वॉमिटिंग तो आएगी भाई, ठीक है। तो वो क्या है, इनवॉलेंट्री है, ठीक। आपकी हार्ट बीट है, लगातार धड़की जा रही है, आप तो कहोगे मैं तो हाथ लगा के रुकूंगा, नहीं रुक पाएगी, वो क्या है, इनवॉलेंट्री है। तो इसका मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, और जो सीधे डायरेक्टली कंट्रोल किससे होंगे, हमारे नर्वस सिस्टम से, ठीक है। स्केलेटल मसल वगैरह हमारी जो कंट्रोल में होती है वो कैसी होती है, आपकी वॉलेंट्री होती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक सडन इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स है कि आपके जो स्टिमुलाई दिया है, स्टिमुलाई एक ऐसी चीज जो आपको क्या किया है, कोई एक्शन दिया है, कोई उत्तेजना दी है आपको, ठीक है, और आपने क्या किया है, उसमें कोई एक्शन किया है, ठीक है। जैसे मैंने कहीं आपको थप्पड़ मारा, ऐसे करके हाथ उठाया, तो आपने अपना गाल बचाया, ठीक है। मैंने स्टिमुलस दिया, मेरा थप्पड़ क्या था, स्टिमुलाई, और आपने जो गाल बचाया वो क्या हो चुका है, आपका रेस्पॉन्स। तो उसको आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलोगे, अकस्मात एक्शन बोलोगे, ठीक है। आई होप आप अच्छे से डिफाइन को समझोगे, एक लाइन की डिफाइन है, आपको याद करनी है, ठीक है। और किस तरीके से फिर वर्क करता है वो तो आपको थ्योरेटिकली अपने दिमाग से लिखना ही लिखना है। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथवे फॉर एन इम्पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम द रिसेप्टर्स ऑर्गन वेयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर। मतलब कि एक छोटा से छोटा पाथवे चुना गया किसके लिए, इम्पल्स के ट्रेवल्स के लिए, कहां से, रिसेप्टर्स से, ठीक है, रिसेप्टर्स से कहां तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और फिर वहां से कहां तक, इफेक्टरी मसल तक। तो उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्स आर्क बोला जाएगा। रिफ्लेक्स आर्क में क्या होगा कि आपकी स्किन जो है, ये आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसने हाथ लगाया है और स्किन में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, अभी बताया था, स्किन में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब ये हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ भेज देंगे, न्यूरॉन्स में भेज देंगे। और यहाँ से जो नर्व जा रही है, आपको दिख रहा होगा ये जो नर्व जा रही है, इसको आपने क्या बोला है, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व को एक और नाम बोला जाता है एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन या फिर नर्व, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, आगे तक लेके जाएंगे, और कहां तक लेके जाएंगे, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, इसको कमांड देगी कि इससे ये जो फ्राई पैन है इससे हाथ क्या करना है, दूर हटा लेना है। तो ये इंफॉर्मेशन आएगी किसके जरिए, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को बोला जाता है आपका इफरेंट, इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। और इफरेंट नर्व से जब आएगी ये इन्फॉर्मेशन कहां तक आएगी, इफेक्टरी मसल्स तक आएगी। ऐसी मसल जो कि वर्क करेगी इस बात पर कि हाथ को किस तरीके से पीछे खींचना है, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा इफेक्टरी मसल, ठीक। तो कहां जा रही है इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले थर्मो रिसेप्टर से गेन हुई, रिसेप्टर्स के बाद सेंसरी न्यूरॉन में गई है, न्यूरॉन के बाद कहाँ गई है, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद कहाँ आई है, आपकी मोटर न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन आई है और कहाँ तक गई है, इफेक्टरी तक वर्क करी है कि इफेक्टरी ने क्या किया है, इसको हाथ को हटाया है, ठीक। आपको ये पाथवे पता होना चाहिए, डायग्राम पूरा लेवल पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है, ठीक है। और एनसीईआरटी के डायग्राम ही पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से डायग्राम पूछने को आपको नहीं दिए जाएंगे पेपर में, बाहर से कोई डायग्राम नहीं आएगा।
जो पूछा जाएगा आपसे यही ज़्यादातर पूछा जाता है जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से समझ में आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक, और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए। अब आपको पता है जब सारा काम ब्रेन से हो रहा है, जब सारा काम ये ब्रेन से हो रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन भी ब्रेन में जानी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, गर्म था भगोना, ये तो बाद में प्रोसेस होगी कि अरे भगोना गर्म था इसलिए ये हाथ हटा। ठीक है, क्या करना चाहिए था मुझे, दिमाग थोड़ी देर सोचेगा। तो ये सारे जो वर्क थे, ये कमांड थी, ये कौन दे रहा होगा? आपका दिमाग दे रहा होगा। ठीक है, वहम बन रहे होंगे दिमाग में। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे आपका ब्रेन। ठीक है, आपका ब्रेन बहुत कमजोर है लेकिन ये वाला ब्रेन क्या है? ताकतवर है, इसको पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल एक क्या है? क्वेश्चन मार्क की तरह है। ठीक है, बाकी में ब्रेन क्वेश्चन मार्क है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है वही जाने, दूसरा नहीं जाने। ठीक, तो फोर ब्रेन जो आगे का हिस्सा होता है, जो आपके माथे तक से थोड़ा पीछे तक चले जाइए आप, इतना हिस्सा क्या कहलाता है? फोर ब्रेन कहलाता है। और फोर ब्रेन के क्या हो जाते हैं? फर्दर दो पार्टों में डिवाइड होता है। जहां से आप बीच की मांग काटते हो तेरे नाम वाले, वो दो हिस्से होते हैं वहीं से। ठीक है, फोर ब्रेन के एक होता है आपका राइट हेमीस्फेयर। ठीक है, उसको बोला जाता है, टुकड़े को बोल दिया जाता है हेमीस्फेयर। हेमी मतलब आधा, स्फेयर मतलब गोला। ठीक है, आधा गोला मतलब राइट हेमीस्फीयर, और लेफ्ट वाला बोल दिया तो लेफ्ट हेमीस्फीयर। ठीक है, लेफ्ट वाला ब्रेन लेफ्ट हेमीस्फीयर और राइट वाला ब्रेन राइट हेमीस्फीयर। आइए, सस्ती सी बात है, आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ब्रेन है वो एक ऊपर के ब्रेन को आपने क्या बोला है? सेरिब्रम। जो फोर ब्रेन है उसका दूसरा नाम बोला है, जो ऊपर का इतना ब्रेन जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। और जो आपको अगली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी क्रेनियम, वो क्या करती है? ऊपर से आपके ब्रेन को, जो हड्डी है, जो खोपड़ी की हड्डी होती है उसको बोला जाता है क्रेनियम। ठीक है, इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक, आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन का काम कौन देती है? क्रेनियम। आपको दिख रहा होगा अगला पोर्शन है आपका मिड ब्रेन। ये जो है आपका क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे मिड ब्रेन के दो पार्ट, एक हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी निकला हुआ होता है, लेकिन मिड ब्रेन का जो पार्ट है वो क्या है? हाइपोथैलेमस। और फिर आपको दिखाई देगा आपका हैंड ब्रेन। ठीक है, एक आपको हैंड ब्रेन में तीन पोर्शन होते हैं, एक पॉन्स, एक मेडुला, मेडुला से जहां से क्या निकली हुई है? स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई है, और एक ये पीछे वाला ऑर्गन जो पत्ती की तरह आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको बोलते हो आप सेरिवेलम। ठीक है, तो दोनों वर्ड में बहुत अंतर है बेटा। एक सेरिबेलम बोला जाता है और एक सेरिब्रम बोला जाता है। सेरिब्रम कहा जाता है लार्जेस्ट पार्ट, ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है किसका? ब्रेन का। ठीक है, और सेरिबेलम क्या है? ये आपका बैलेंसिंग में काम करता है कि आपके शरीर का बैलेंस कैसे बना के रखना है। आप साइकिल चला रहे हो तो उसे क्यों सीधी चला पा रहे हो, ये सब कोऑर्डिनेशन किसमें फीड है? आपके सेरिबेलम में। ठीक, और सेरिबेलम के बाद आपको दिख रहा होगा ये एंड पोर्शन से मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या निकली हुई है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई है नीचे की तरफ। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे डायग्राम को। ठीक, और बड़ा कर ले लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है, मैंने एनसीईआरटी के डाले क्योंकि आपसे ज़्यादातर एनसीईआरटी के लेवल कराए जाते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर ये बनता है, ये व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट एक्स या पार्ट ए या पार्ट बी। ठीक है, ये ए बी सी ऐसे करके आपसे लेवल कराए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक, तो अब हमारे पास क्या पता होना चाहिए? सबके फंक्शन पता होना चाहिए, जितने भी पार्ट है उनके फंक्शन पता होना चाहिए। मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, मैं आपको एक एक करके समझा दे रहा हूँ कि क्या 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 फंक्शन होते हैं आपके किसके? ब्रेन के। ज्यादा चीजें हमने नहीं ली है। ठीक है, 3-4 नंबर में इतना तो पढ़ना पड़ेगा। आप तो फ्री के नंबर चाह रहे हो कि फ्री के नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, इतना तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? द सेरिब्रम एनेबल्स स्पीच, जजमेंट, थिंकिंग एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन एंड लर्निंग, मेनली वॉलेंट्री एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब कि ये सारी की सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज आपके क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या है? सेंटर ऑफ स्पीच है, मैं बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ, तो ये हिंदी मुझे जो सिखाई गई है ये फीड कहाँ है मेरी? आपके फोर ब्रेन में, सेरिब्रम में।
ठीक है। जजमेंट, मुझे किस तरीके से वर्क करना है, क्या करना है, इस पोजीशन में क्या करना है, मुझे क्या बोलना है, अब ये सब जजमेंट में से कौन किससे ले पा रहा हूँ, आपके सेरिब्रम से। थिंकिंग, भाई कोई मैथ का सवाल दे दिया, मैथ के सवाल में क्या करना है, मुझे क्या लॉजिक लगना है, ठीक है, इसमें कहाँ क्या पार्ट लेवल करना है, ये सब थिंकिंग का काम कौन कर रहा है, मेरा सेरिबेलम। मतलब कि जितनी आपकी याददाश्त है, मेमोरी जितनी है, वो सारी की सारी कहाँ फीड है, आपके सेरिब्रम में, ठीक है। क्योंकि आपसे मैंने बोला ए या बी या सी, तो आपके दिमाग में एक बी की इमेज क्रिएट हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, तो वो कहाँ है भाई, आपके सेरिब्रम में पहले से फीड है, इसीलिए क्या हो रही है, वो क्रिएट हो रही है। अगर वो फीड नहीं होती, अगर मैं आपको कभी बी नहीं बताता और नहीं दिखाता कैसी होती है, तो वो आपकी क्रिएट नहीं होती, ठीक है। तो मतलब हमेशा सेरिब्रम वही चीज रखेगा याद जो आपके पहले से दिखाई दे रही है, मतलब मेनली वॉलेंट्री एक्टिविटीज, जब पहले से सुनी है। पॉन्स, अगला जो पार्ट है वो आपका क्या है, पॉन्स, हैंड ब्रेन का हिस्सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा पॉन्स, ठीक है, नीचे की तरफ होता है ये पॉन्स। पॉन्स का काम क्या होता है, इट हैंडल्स अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड जॉब्स सच एज आवर स्लीप, वेक साइकिल एंड ब्रीथिंग। भाई मैं सांस ले पा रहा हूँ, लगातार मैं सांस लेते रहूं, ठीक है, लगातार मेरे इसमें एक पिन्यूमेटिक सेंटर होता है, इतना तो आपको नहीं जानना है। ये क्या करेगा, ऐसी रैंथम भेजता रहेगा कि मेरा जो फेफड़े हैं वो लगातार वर्क करते रहे और मैं सांस लेता रहूं, ठीक है। ये सेंटर कहाँ है आपका, पूंछ में। इट हैंड, और ये क्या करेगा, आपकी स्लीप, कि आप सोओगे कब, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभार आप क्या हो जाते हो, एक एग्जैक्ट टाइम पे ही सो जाते हो, 9 बज गए नींद आ रही है, 9 बज गए नींद आ रही है, 9 बजे तक मैं सो जाता हूँ, 9 बजे तक मैं सो जाता हूँ, अरे मैं तो 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठना ही उठना है। कुछ लोग क्या होते हैं 4 बजे उठ ही जाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब उनका पॉन्स 4 बजे पे फिक्स हो गया है, अब वो आपकी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आपकी नींद टूट रही है, ठीक है, हम मैं तो बहुत होशियार हो गया, मैं तो उठ जा रहा हूँ, नहीं, आपका पॉन्स इस तरीके से डिजाइन हो चुका है कि आपको 9 बजे ही वो सुला देगा और आपको 4 बजे ही वो उठा देगा। तो ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका पॉन्स। लेकिन नहीं, क्रेडिट तो किसी और को जाएगा ना, कि मुझे मैसेज कर देना मैं सो रहा हूँ। मेडुला अगला पार्ट है। मेडुला क्या करता है, कंट्रोल्स योर हार्ट रेट, आपकी जो हार्ट रेट है उसको कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला, मतलब मेनली आपका दिल। ब्रीथिंग, सांस लेना भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर, बीपी, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह आना, या फिर सारी की सारी जितनी इनवॉल्ट्री एक्टिविटीज आपके साथ हो रही होंगी ज्यादातर, जो आपकी मनचाही नहीं होती है, उन सबको कौन कंट्रोल करता है, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। पूरा नाम ऑब्लोंगेटा बोल देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, मेडुला याद रखना है। हार्ट हार्ट रेट, कि कितनी हार्ट रेट कब ज्यादा बढ़नी है, कम कब होनी है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका मेडुला। कब बीपी क्या होना है, तेज होना है, कब कम होना है, जब हार्ट रेट तेज होगी तो बीपी भी तो वैसे ही तेज होगा, जब हार्ट रेट कम होगी तो बीपी वैसे ही कम होगा। तो इसका मतलब ये सारी चीजें किसने कंट्रोल करी है, आपकी मेडुला, ठीक। आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ तो मेडुला क्या करेगा, दूसरी तरीके से कमांड देगा, दूसरी चीजों को कमांड देगा कि क्या करिए, सॉल्ट वगैरह खींचिए, अब बीपी को बढ़वाने में कोशिश करिए, ठीक है। तो मेडुला क्या कर रहा है, कमांड भी दे रहा है साथ साथ। अगला है आपके पास सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, मूवमेंट में कोऑर्डिनेट जो है आपका, कि किस तरीके से आपको एक सीधी लाइन बनानी है, ट्रायंगल बना रहे हो तो एकदम सीधा बना रहे हो, अब मुझसे तो सीधा नहीं बना, अब ये मत कहना मेरा सेरिबेलम खराब है। एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी का बैलेंस है कि आप किस तरीके से चलते हो। अब आपने पता होगा एक क्या होता है, सेरिबेलम पे इफेक्ट होता है, एंटी इफेक्ट होता है किसका, C2H5OH, ये क्या है, ठीक है, परफ्यूम नहीं, दारू, ठीक है, ये क्या है, दारू ठर्रा, ठीक। तो इसका इफेक्ट होता है किस पे, सेरिबेलम पे। सेरिबेलम पे ये इतना ज्यादा इफेक्ट करता है कि दारू पीने वाला क्या करने लग जाता है, लड़खड़ाने लग जाता है बेटा, ठीक। दारू पीने वाला एक कोऑर्डिनेशन में तो नहीं चलता है, ऐसे चलता है बिल्कुल सांप की तरह। तो इसका मतलब अल्कोहल का इफेक्ट होता है किस पे, सेरिबेलम पे, और उसका सेरिबेलम जैसे ही क्या हो जाएगा, उस पे इफेक्ट पड़ेगा सेरिबेलम पे, तो उसे क्या लगेगा, उसकी चाल ही सीधी नहीं रहेगी, अब तो वो दाएं बाएं जाएगा, और जाते जाते क्यों गिर जाएगा, बिल्कुल नाली में ही जाके गिरेगा, ठीक है। उसका भी एक रीजन है, वो हमेशा पानी में ही जाके क्यों गिरता है, ठीक। उसको जानने के लिए अभी आप छोटे हो, आगे जानना, हाई स्कूल में नहीं जानोगे, ठीक है, आप 11th 12th में जानना कि वो पानी में ही जाके क्यों गिर रहा है, ठीक, नालियों में ही क्यों गिर रहा है मेनली। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कहाँ रहते हैं, आपके जो मिड ब्रेन है उसके नीचे एक जो पार्ट रहता है वो रहता है हाइपोथैलेमस, और उससे नीचे एक लटकी हुई क्या होती है,
पिट्यूटरी होती है। ठीक है, ये क्या करता है आपका कंट्रोल केमिकल सिक्रेशन। केमिकल सिक्रेशन से मतलब है कि आपके हार्मोन, जो हार्मोन लेवल है आपका, कि हार्मोन कितने सीक्रेट होने हैं कितने नहीं सीक्रेट होने हैं, क्या कमी हो रही है, कौन से हार्मोन की ज्यादा हो गया कौन सा कम हो गया, वो सारे के सारे कौन कंट्रोल कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस मेनली स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है, और पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक, तो ऐसे याद कर लेते हैं। क्रेनियम, क्रेनियम का काम मैंने आपको बता दिया है। क्रेनियम जो ऊपर की बून होती है, वो जो आपकी बोनी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, खोपड़ी वाली बून, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, क्रेनियम। ठीक है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट द ब्रेन। ठीक है, स्कल मत लगा देना, ठीक है, स्कल, स्कल में आती तो है क्रेनियम, ठीक है, लेकिन क्रेनियम का पार्टिकुलर फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द ब्रेन। अच्छे से समझ में आया। ठीक, टॉपिक की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, बढ़िया टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, अच्छा खासा टॉपिक पूछा जाता है। फाइटो हार्मोन्स वगैरह भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लांट में क्या होता है, इतना ज्यादा वर्क तो है नहीं। प्लांट के पास इतना बड़ा नर्वस सिस्टम तो है नहीं कि आपकी तरह दिमाग लेके बैठा है और एकदम यूट्यूब चला के उससे पढ़ रहा है, नहीं, नेचुरल है भाई वो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट टेक प्लेस मेनली थ्रू द नर्वस एंड द हार्मोनल सिस्टम। मतलब उनका जो नर्वस सिस्टम है वो इतना ज्यादा वीक होता है, बस छोटी मोटी ज्वाइंट वगैरह होते हैं उनमें न्यूरॉन्स के, और क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है उनमें। ठीक है, जो हार्मोन्स हम पढ़ेंगे कि उनकी ग्रोथ है कैसे कंट्रोल करी जाएगी हार्मोन से। ठीक है, कभी कभार हार्मोन्स ही उनके इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि जो फॉलिंग ऑफ लीफ वगैरह है वही क्या कराएंगे, हार्मोन्स वगैरह करा देंगे। ठीक है, स्पेशल कोडेड जीन वगैरह होते हैं वो। तो ये सब किसमें होता है, प्लांट में। अब प्लांट में जो हमें याद रखना है वो रखना है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, ये आपसे ज्यादा पूछा जाता है कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, कि ऐसा मूवमेंट जो कि क्या हो रहा है, ग्रोथ की वजह से हो रहा है। ठीक, आपको पता है कि हमेशा जो आपकी प्लांट की सूट है, मतलब जो प्लांट का स्टेम है, वो कहाँ जा रहा है, रोशनी की तरफ ही जा रहा है। ठीक, ऐसा क्यों नहीं होता कि वो जमीन में चला जाए अंदर ही, ठीक है, या अंधेरे की तरफ भाग जाए, ऐसा नहीं होगा, हमेशा रोशनी की तरफ ही जाएगा। तो इसका मतलब ये मूवमेंट है ड्यू टू ग्रोथ, ऐसी कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है, सॉरी, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो किधर की तरफ जा रहा है, सनलाइट की तरफ जा रहा है उसका। तो ऐसे को बोला जाता है आपको ट्रॉपिन। इस वर्ड को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिन। ट्रॉपिन मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ आर द डायरेक्शनल मूवमेंट, ट्रॉपिन आर द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब बाहर से क्या मिल रहा है, कोई स्टिमुलस मिल रहा है, स्टिमुलस जैसे धूप। भाई धूप ही नहीं होती तो वो स्टेम जाता कहाँ, ठीक है, स्टेम कहाँ जाता, किधर भी नहीं जाता। आपको पता है सूरजमुखी है, सूरजमुखी जिधर सूरज जाता जा रहा है उधर ही अपना मुंह करता हुआ जा रहा है, घूमता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा स्टिमुलस मिल रहा है ना बेटा उसे, धूप क्या है, स्टिमुलस है, और वो अपना मूवमेंट दिखा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल बोलेंगे। तो पढ़ते हैं कि ट्रॉपिज्म होती कितने टाइप की है, अलग अलग टाइप के प्लांट क्या दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, अलग अलग तरीके से मूवमेंट दिखाते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिन, और आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखें, डिफाइन तो आपकी छोटी सी है, एक दो लाइन की डिफाइन है, ठीक है बेटा, जरा सी देर में याद हो जाएगी। तो पहला एग्जांपल है आपका फोटोट्रॉपिन का। फोटोट्रॉपिन मतलब फोटो को किसको बोलते हैं आप, किसको बोलते हो, लाइट को। ठीक है, और ट्रॉपिज मूवमेंट, फोटो की तो हमने बहुत एग्जांपल दे दिया। फोटो आपको पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन। ठीक, तो इसका मतलब फोटो किसको बोला जाता है, लाइट को बोला जाता है। रेस्पॉन्स टू लाइट, मतलब जब लाइट की वजह से रेस्पॉन्स हो तो उसको आप बोलोगे फोटोट्रॉपिन। ठीक है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिन का एग्जाम्पल होती है सूट, और निगेटिवली फोटोट्रॉपिन में आपसे वर्ड पूछ लिया जाए कि निगेटिवली फोटोट्रॉपिन कौन होती है, तो उसका एग्जाम्पल होगा रूट। ठीक, लेकिन अगर जियोट्रॉपिन का एग्जांपल पूछे जा रहा है, जियो मतलब ग्रेविटी, जी से क्या होता है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की तरफ जो रेस्पॉन्स होता है उसको आप बोलते हो जियोट्रॉपिन, और उसका एग्जांपल होती है रूट। हमेशा रूट किधर जाती है, ग्रेविटी की तरफ ही जाती है, ग्रेविटी के अपोजिट नहीं जाती है। अगला है आपके पास कैमोट्रॉपिज्म। कैमो मतलब केमिकल, कैमो से बढ़ गया है केमिकल। ठीक है, रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सब्सटेंस, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस है उनकी वजह से क्या है, ग्रोथ है, उसको आप बोलोगे कैमोट्रॉपिन। ठीक, तो उसमें जो एग्जांपल आएगा आपका आएगा पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स, मतलब ओव्यूल्स की तरफ पोलन ट्यूब का मूवमेंट। भाई ओवरी है, ऐसे करके ये फीमेल स्टिग्मा वगैरह ये बने हुए हैं। ठीक, इसमें ये पोलन ग्रेन लैंड हुए, तो इसका मतलब ये इसकी पोलन ट्यूब को कैसे पता कि ये यहाँ तक ही जानी है। ठीक है, इसका मतलब इसके पास इतना कोई नर्वस सिस्टम तो है नहीं। ठीक,
तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, केमोट्रोपिज्म होगी, ऐसा कुछ केमिकल होगा जिसकी वजह से ये पॉलन ट्यूब क्या होगी, इसमें नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ से ओपन भी ऐसे कोई केमिकल होंगे इसके पास। ऐसे तो मानो 1000 तरीके के पॉलन ग्रेन है, 1000 तरीके के इस पे आके गिर गए, लेकिन ये तो उसी को पॉलन ट्यूब में बदलने देगी जो इस फ्लावर का ही होगा पॉलन ग्रेन। ठीक है, अदर पॉलन ग्रेन आके गिरे, किसी अदर फ्लावर के आके गिरे मेल के पॉलन ग्रेन, तो उसको पॉलन ट्यूब में नहीं बदलने देगी। तो ये कैसा है, ऐसा केमिकल है इसके पास, तो ऐसी मूवमेंट को बोला जाता है केमिकल ट्रॉपिन। हाइड्रोट्रोपिन मतलब पानी की तरफ मूवमेंट, मनी प्लांट की जड़ वगैरह है, ठीक है, रूट का मूवमेंट है, ये सब क्या होते हैं, पानी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे रेस्पॉन्स टू वाटर क्या बोला जाएगा, हाइड्रोट्रोपिन बोल दिया जाता है इस मूवमेंट को। थिग्मोट्रोपिन, थिग्मो बोलते हैं आप किसी भी टच को, ठीक है, टच के थ्रू कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको आप बोलोगे थिग्मोट्रोपिन। रेस्पॉन्स टू मैकेनिकल सिचुएशन, मैकेनिकल सिचुएशन सपोर्ट वगैरह की जब सिचुएशन होती है तो उसको बोला जाता है थिग्मोट्रोपिन। जैसे टेंड्रिल, टेंड्रिल आप जानते होगे वो बेल वगैरह होती है, उनके ऊपर एक स्प्रिंग जैसी होती है, उनके साइड में निकली होती है, हमने डायग्राम में डाला है बड़ा अच्छा सा, ठीक, ढूंढ के। तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है, टेंड्रिल का। ये बंधी पड़ी है या नहीं बंधी पड़ी है, ठीक है, लीफ टेंड्रिल लगातार किसी सपोर्ट से इस बेल को सपोर्ट देने के लिए, तो इसको ये किसका एग्जांपल हो चुकी है, थिग्मोट्रोपिन का एग्जांपल हो चुकी है, क्योंकि टेंड्रिल ने मूवमेंट दिखाया सपोर्ट की तरफ, मैकेनिकल सपोर्ट की तरफ मूवमेंट दिखाया, तो इसको बोल दिया आपको थिग्मोट्रोपिन। आइए वो अच्छे से समझे होंगे ट्रोपिन का एग्जांपल। ऐसे ही हमने इसका डाला है कि ये जो आपकी सूट है, ये प्लांट की सूट है, ये किसका एग्जांपल दिखा रही है आपको, फोटोट्रोपिन का। फोटोट्रोपिन का मतलब इस हमेशा जो रूट जा रही है वो किसकी तरफ जा रही है, सनलाइट की तरफ। इधर सूरज रख दूं तो ये क्या हो गया, सन की तरफ जा रही है, ठीक। और जो रूट जा रही है वो सन से अपोजिट जा रही है और किसकी तरफ जा रही है, जमीन में जाएगी बेटा, ग्रेविटी की तरफ, तो इसको बोलोगे आप कैसा, जियोट्रोपिन। ठीक है, तो ये ट्रोपिन आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है, फोटोट्रोपिन, जियोट्रोपिन, ठीक है, हाइड्रोट्रोपिन, थिग्मोट्रोपिन, केमोट्रोपिन, इतने सारे क्या है आपके पास ट्रोपिन में, आपको याद रखने हैं। अब प्लांट में कुछ ग्रोथ होती है, क्योंकि आपसे बोला गया था कि अभी क्या होता है कि जो रेस्पॉन्स देते हैं वो या तो ग्रोथ की तरह से देंगे या फिर हार्मोनल सिस्टम की वजह से देंगे, ये लिखा हुआ है ना, नर्वस सिस्टम या फिर हार्मोनल सिस्टम की वजह से। तो इसका मतलब ग्रोथ उनमें किससे होती है, हार्मोन की वजह से भी होती है, ग्रोथ ड्यू टू हार्मोन। तो कुछ हार्मोन्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना ही पड़ता है कि ये हार्मोन्स क्या करेंगे, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, प्लांट को बढ़ने वगैरह में हेल्प करेंगे, ठीक। सारे हार्मोन्स हमें पढ़ने हैं, सारे हार्मोन्स का वर्क हमें पढ़ना है, किस तरीके से वर्क करते हैं याद रखना है, ठीक। जैसे सबसे पहला हार्मोन है आपके पास ऑक्सिन हार्मोन, ठीक। ऑक्सिन क्या करवाता है, सेल इलोंगेशन करवाता है, मतलब सेल को क्या करवाएगा, बड़ा करवाएगा, लंबाई करवाएगा सेल की, ठीक है, इस तरीके से लंबाई में बढ़वाएगा सेल को लगातार। इसका मतलब स्टेम वगैरह क्या होते हैं, लंबाई में ज्यादा बढ़ते हैं, इसका मतलब ये कहाँ मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, ठीक है। सेल इलोंगेशन कहाँ होता है आपका, स्टेम में होता है, इसका मतलब ये कहाँ मिलेगा, ऑक्सिन आपको स्टेम में मिलेगा। लेकिन वर्क कैसे करता है ये आपको समझना है, क्योंकि इसका जो वर्क है वो आपसे ज्यादा पूछा जाता है। हमने डाल रखा है इसका वर्क, देखिए डायग्राम में भी डाल रखा है, आपको ऑक्सिन दिख रहा है, ऑक्सिन भरा हुआ है एक टिप पे, ठीक है, जो स्टेम की टिप है उस पे क्या भरा हुआ है, ऑक्सिन भरा हुआ है। सूरज देवता निकले, ठीक है, तो सूरज देवता जिधर की तरफ जाएंगे उससे ये अपोजिट साइड में चला जाएगा, सीढ़ी साइड में चला जाएगा, मतलब जिधर छाया होगी प्लांट के उधर चला जाएगा ये, और क्या करेगा, इस स्टेम को बेंड कर देगा आगे की तरफ, क्योंकि आपको पता है स्टेम तो बेंड होगा ही होगा, जिधर सूरज जाएगा उधर की तरफ बेंड हो जाता है थोड़ा बहुत स्टेम, और जब ये बेंड होगा तो इधर ये ऑक्सिन क्या करवाएगा, सेल की इलोंगेशन ग्रोथ करवाएगा, और सेल को क्या करवाएगा, इस तरीके से बढ़वाएगा, तो सेल की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, जो स्टेम है वो लंबाई में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। और जब सूरज देवता इधर होते तो ये प्लांट इधर को झुक जाता है ऐसे, ओहो ऐसे, ठीक। तो इसका मतलब अब ये इधर वर्क कर रहा होता, ठीक है, इधर वर्क कर रहा होता है इस साइड में, तो हमेशा याद रखना है, आपसे ऑक्सीजन पूछा जाएगा कि इधर अगर सूरज निकला हुआ है तो ऑक्सीजन इधर किधर वर्क कर रहा होगा प्लांट में, तो हमेशा सीढ़ी साइड में वर्क कर रहा होगा, छाया वाली साइड में क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा, सेल इलोंगेशन कर रहा होगा। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास गैबरलिन। गैबरलिन क्या करता है, सेल डिवीजन है आपका, क्योंकि आपको पता है हर किसी प्लांट को बढ़ने के लिए सेल डिवीजन की जरूरत है, आपको भी बढ़ने के लिए सेल डिवीजन की जरूरत है,
ठीक है, तो आपके सेल डिवीजन में मदद करता है ग्रोथ हार्मोन, लेकिन यहाँ जो ग्रोथ हार्मोन है उसको आप बोलोगे गैबरलिन। ठीक है, गैबरलिन्स गैबरलिन्स हार्मोन्स क्या करेगा, सेल एलोंगेशन प्लस सेल डिवीजन ट्रांसलेटेड इनटू ग्रोथ, मतलब कि सेल डिवीजन को इतना प्रमोट करेगा, इतना प्रमोट करेगा कि प्लांट की क्या होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी। और आपको पता है प्लांट में ग्रोथ कभी रुकती नहीं है, इसका मतलब गैबरलिन का सिक्रेशन भी कभी भी प्लांट में स्टॉप नहीं होगा, लगातार गैबरलिन क्या होता रहेगा, सिक्रीट होता रहेगा। साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन क्या करेगा, सेल डिवीजन प्लस इनिबिट सेंसेस। ठीक है, मतलब सेल डिवीजन को क्या करेगा, अब बढ़ाएगा। ठीक है, आपके कोर्स में से सेल डिवीजन है, आप सेल डिवीजन याद रखिए, इतना में भी काम चलेगा। इनिबिट सेंसेस से मतलब कि जो भी आसपास के सेंसेस वगैरह है उसको इनिबिट करेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि सेल डिवीजन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। आपको तीन हार्मोन यहाँ ऐसे दिखाई देंगे, ऑक्सिन, गैबरलिन और साइटोकाइनिन की, तीनों के तीनों प्रमोट कर रहे हैं सेल डिवीजन को, मतलब सेल की ग्रोथ को, मतलब प्लांट की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन दो हार्मोन अब ऐसे आएंगे आपके पास जो क्या करेंगे, सेल को, मतलब अब ग्रोथ को रोकना भी तो है, पता चला प्लांट के पास खाना नहीं बचा, ग्रोथ होती जा रही है, तो इसका मतलब प्लांट कमजोर हो जाएगा, बाकी के पार्ट प्लांट कमजोर हो जाएंगे, पार्ट जो है उसके, तो इसका मतलब इस ग्रोथ को रुकने की भी जरूरत पड़ेगी कभी ना कभी। तो इसका मतलब इनको रोकने के लिए क्या है उसके पास, एब्सिक्स एसिड और एथाइलिन, ये क्या करेंगे, एब्सिकेशन ऑफ लीव एंड फ्रूट, मतलब कि या तो लीव्स को गिराएंगे या फ्रूट वगैरह को गिराएंगे, क्योंकि फ्रूट जब पक जाएंगे, जब ग्रोथ पूरी हो जाएगी, तो उनकी ग्रोथ रोकने के लिए कि अब इसमें ज्यादा खर्चा ना हो, मतलब ज्यादा फूड वगैरह ना जाए इसके अंदर, इस फ्रूट को क्या कर दो, गिरा दो। प्लस डोरमेंसी इंडक्शन ऑफ द बर्ड्स एंड सीड्स, मतलब जो बर्ड्स वगैरह है उनको क्या करेंगे, मैच्योर करवाएंगे। ठीक है, सीड वगैरह को मैच्योर करवाएंगे, उनकी ग्रोथ वगैरह को रोक के उनको क्या करवा देंगे, मैच्योर करा देंगे। ठीक है, तो ये कौन कराएगा, आपका एब्सिक्स एसिड, फॉलिंग ऑफ लीफ और ग्रोथ को क्या कराएगा, इनहिबिट कराएगा। ठीक, एब्सिक्स एसिड। ऐसे ही आपके पास इथाइलिन है। ठीक, सेंसेशन को प्रमोट कर रहा है, एफिशिएंसी एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, आपको जो याद रखना है वो रखना है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब कि फ्रूट वगैरह को पकने में क्या करता है, मदद करता है, कौन, एथाइलिन। आई होप आप सारे हार्मोन्स अच्छे से समझे होंगे, इनको फाइटो हार्मोन्स भी बोल देते हैं कि प्लांट में फाइटो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, वर्क क्या करते हैं। ठीक, ऐसे भी डिफ्रेंशिएट करा सकता है कि ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से होते हैं प्लांट में, ठीक है, और ग्रोथ इनिबिटर कौन कौन से होते हैं। तो दो हमारे पास ग्रोथ इनिबिटर है और तीन हमारे पास क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है। फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, गैबरलिन का आप फंक्शन पढ़ रहे हो, स्टेम में वर्क कर रहा है, स्टेम बड़ा होता चला जा रहा है, 1 2 3 में क्या हो चुका है, काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। ठीक, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक, चित्र इधर उधर भाग रहा है। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल माइटोसिस करता है, और ज्यादा माइटोसिस करेगा, और ज्यादा माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करते करते क्या बना देगा, बहुत सारी सेल बना देगा। ठीक, ऑक्सिन ऑक्सिन की इथाइलिन क्या करेगा, इथाइलिन वर्क करेगा, ठीक है, पत्ती वगैरह पे। ठीक है, एब्सिक्स एसिड किस पे वर्क करेगा, पत्ती वगैरह पे, उनको येलो करवा देगा और ये क्या हो जाएंगे, स्टेम से अलग हो जाएंगे, मतलब ये ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। फालतू की हमने कोई बकवास करी नहीं है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन पे आ चुके हैं, थोड़ा सा क्या कर ले, रेस्ट कर ले, गले को आराम दे ले और मोटिवेशन आपका भी कर दे। ठीक, काम काम की चीजें पढ़ ले जो आपके काम की है। हो सकता है आपके अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आप अभी से शुरुआत कर रहे हो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अभी अभी जगते हैं कि अरे पेपर आ गए पास, अब पढ़ना शुरू कर दूं, 1 महीने में पढ़ूंगा, 1 महीने में मैं क्या बन जाऊंगा, आइंस्टाइन बन जाऊंगा। ठीक, तो भैया वो 1 महीने वाले 1 महीने ही वाले होते हैं, जिंदगी भर 1 महीने में ही रहेंगे वो। 1 महीने वाले कभी ना आपको अच्छे नंबर लाते हुए दिखाई देंगे, ना आपको कहीं उनका नाम वाम ऐसा सुनने को मिलेगा। अगर बढ़िया तरीके से आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो इसका मतलब पढ़ना तो ज़्यादा पड़ेगा। ठीक, और इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा कि गधे बन जाओ, इतना सिलेबस है ही नहीं, ये तो कुछ सिलेबस नहीं है। हमारे टाइम पे जब सिलेबस होता था, अब कुछ लोग कहेंगे सर आपका टाइम नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं है, मैं भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, लेकिन तो अभी ज़्यादा होता था, इससे तो ज़्यादा होता था, अब तो कम कर दिया है, बहुत सिलेबस कम कर दिया है। ठीक, इसी के 10 चैप्टर में दे दूँ आपको याद करने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। अब तो आप जरा सी देर में यूट्यूब खोलेंगे और यहाँ से कर लेंगे। फिलहाल इतना मोटिवेशन नहीं देना था मुझे। ठीक,
केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन बोला जाता है हार्मोनल सिक्रेशन, ठीक है। अब इसे ये मत समझ लेना कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की दारू पी के नाचना, ठीक है। ये क्या है, हार्मोनल सिक्रेशन की, हार्मोन किस तरीके से वर्क करते हैं, एक हार्मोनल सिस्टम अलग ही चल रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, कि आपकी ग्रोथ कितनी बढ़नी है, आपकी आवाज पिच ऑफ वॉइस कितनी बढ़नी है, ठीक है, आपके मसल्स कितने बढ़ने हैं, बढ़िया तरीके से बॉडी बननी है या नहीं बननी है, ठीक। लड़की वगैरह में जो पेल्विक रीजन है वो कितना ब्रॉड होना है, मेमोरी ग्लैंड वगैरह का डेवलपमेंट, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके हार्मोन्स कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब आपको हार्मोन समझना है तो आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ठीक। क्योंकि मैं आपसे टर्म आगे जाके बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि सर पता नहीं क्या रामायण सी पढ़ रहे हैं, एक्सो को बोल देते हैं, कभी एंडो बोल देते हैं, ठीक। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए पहले। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विद डक्ट्स, मतलब कि एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे होंगे जो डक्ट के सहारे होंगे, मतलब कि एक पाइपलाइन लगी होगी। ग्लैंड क्या होते हैं, जो स्पेशल चीजें सिक्रेट करते हैं, ये मानो ये ग्लैंड है, इससे एक पाइपलाइन लगी हुई है, इससे इसका सिक्रेशन जाएगा और एक पार्टिकुलर ऑर्गन में जाके गिरेगा, ठीक है। इधर कोई ऑर्गन है, सिर्फ इसी में जाके गिरेगा, ठीक है, इसी में वर्क करेगा ये, और बाकी किसी चीज को इफेक्ट नहीं डालेगा, तो इसको बोलोगे आप एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड को इसको क्या बोला आपने, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला। दे सीक्रेट एंजाइम्स, ठीक है, दे सीक्रेट एंजाइम्स, मतलब कि ये हमेशा क्या सीक्रेट करेंगे, एंजाइम सीक्रेट करेंगे। आप पीछे डाइजेशन पढ़ के आ रहे हो अब, ठीक है, पीछे आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा होगा ह्यूमन डाइजेशन, और ह्यूमन डाइजेशन में हमने पढ़ाए थे ग्लैंड, और उसमें पढ़ाए थे सलाइवरी ग्लैंड पढ़ाया था आपको, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाया था, और आपका पढ़ाया था लीवर भी पढ़ा दिया, पेनक्रियाज भी पढ़ा दिया। सबके पास अपनी अपनी डक्ट होती है, लीवर निकालता है अपना सिक्रेशन कॉमन बाइल डक्ट से, पेनक्रियाटिक डक्ट से पेनक्रियाज निकालता है, ठीक है। तो इनके पास डक्ट होती है, तो इसका मतलब ये क्या सीक्रेट करेंगे, हमेशा एंजाइम सीक्रेट करेंगे, क्योंकि एंजाइम क्या करेंगे, खाने को पचाएंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर सिंपल, ये क्या होंगे, सिंपल होंगे, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी इनमें कि इतने बड़े बड़े बना दिए, कॉम्प्लेक्स हो गए। दे हैव ब्रीफ इफेक्ट, काफी ज्यादा क्या रहेगा इनका, थोड़ा बहुत क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा, ठीक है। जितनी देर में खाना पचना है बस उतनी देर तक क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा, फिर तो खाना पचा नहीं कि इनका काम खत्म। सिक्रेशन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, हमेशा लार्ज क्वांटिटी में क्या होगा, सिक्रेशन होगा, ठीक है। आपने खाना खा लिया ज्यादा, तो इसका मतलब ज्यादा एंजाइम डाले जाएंगे, ज्यादा जूस वगैरह डाला जाएगा, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। तो ज्यादा खाना खाओगे तो ज्यादा एंजाइम सिक्रेट होगा, बॉडी ज्यादा वर्क करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड, मतलब कि विदाउट डक्ट, कोई भी डक्ट नहीं, सिर्फ ग्लैंड है, अपना सिक्रेशन जहां भी डालेगा विदाउट डक्ट डालेगा। कैसे डालेगा, वाईफाई से नहीं। दे सीक्रेट हार्मोन्स, मतलब क्या सीक्रेट करेंगे, हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉम्प्लेक्स, ये कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी मतलब जो बनावट होती है वो काफी ज्यादा रिजिड होती है, ठीक है। हार्मोन है प्रोलॉन्ग इफेक्ट, आपको पता है इनका जो इफेक्ट होगा वो प्रोलॉन्ग होगा, लंबे समय तक होगा। ऐसा नहीं है कि आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हुआ तो रातों रात आप बढ़ोगे, ठीक है, परसों आप बढ़ोगे नहीं, परसों रात, ठीक, ऐसा नहीं है। आपकी ग्रोथ क्या होगी, लगातार होती रहेगी एक एज तक, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। सिक्रेशन आर इन स्मॉल क्वांटिटी, और थोड़ी क्वांटिटी में क्या होते हैं, डाले जाते हैं, ठीक। लेकिन बात जानने की ये है, इनका जो सिक्रेशन होता है, इसमें एक पॉइंट रह गया है, इनका जो सिक्रेशन होता है सीधे होता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। जो ब्लड की धारा है उसमें ये सीधे डाल दिए जाएंगे, जब ब्लड पास हो रहा होगा इन ग्लैंड से तो इसी में क्या मिला दिए जाएंगे, हार्मोन मिला दिए जाएंगे। बाद में ब्लड जब पूरे शरीर में घूमेगा तो ये हार्मोन जहां भी ज्यादा लगने होंगे लग जाएंगे अपने, ठीक है। तो इसका मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, डक्टेड ग्लैंड होते हैं। इनका सिक्रेशन सीधे सीधे ब्लड स्ट्रीम में होता है एंडोक्राइन का, और एक्सोक्राइन का सिक्रेशन सीधे सीधे किसी ना किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में होगा, ठीक। आई होप आप अच्छे से समझोगे, दोनों डिफाइन को रट्टा लगा दो एकदम, कम से कम 3 डिफरेंस आपको पता होने चाहिए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स में हार्मोनल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं, किस तरीके से वर्क करेंगे, और अगर वर्क पूरा नहीं होता है तो उनकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, ठीक। सीधे जरा सी देर में निपटा देते हैं। ग्लैंड है सबसे पहला पिट्यूटरी,
पिट्यूटरी कहाँ मिलता है, अभी बताया था, मिड ब्रेन में मिलता है। ठीक है, ब्रेन में तो लिखा हुआ है लेकिन कहाँ मिलेगा, मिड ब्रेन के नीचे मिलेगा, हाइपोथैलेमस के नीचे। सिक्रेट कर रहा है ग्रोथ हार्मोन, यहाँ तो एक ही हार्मोन लिखा है ग्रोथ हार्मोन, करने वाले तो इसके बहुत हार्मोन है। ठीक है बेटा, बहुत हार्मोन सिक्रेट करता है, लेकिन आपका जो काम चल जाएगा वो ग्रोथ हार्मोन से चल जाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक है, खाली 10th क्लास का। फंक्शन रेगुलेट्स ग्रोथ, ग्रोथ को क्या करेगा, ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड की क्या करेगा, फंक्शनिंग कंट्रोल करेगा। इतना हमें जानना नहीं है कि किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। अब अगर क्या हुआ, ज्यादा सिक्रेट हो गया ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो गया, और क्या हो गया, कम सिक्रेट हो गया। दो कंडीशन है, अगर ज्यादा सिक्रेट हो गया तो इंसान हो जाएगा टॉल, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब उसे बीमारी हो जाएगी टॉलिज्म। और अगर कम सीक्रेट हो गया तो वो हो जाएगा छोटा, मतलब डॉर्फ। ठीक है, और बीमारी हो जाएगी डॉर्फिन। ठीक है, दोनों बीमारी याद रखनी है। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है तो टॉलिन, ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो डॉर्फिन। नेक्स्ट है आपके पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड क्या करता है, आपके थ्रोट में मिलेगा। ये जो गला है आपका, बिल्कुल जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के दोनों तरफ कौन सा होता है आपका, थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, कभी कभार T4 भी लिखा आ सकता है। ठीक है, थायरोक्सिन का दूसरा नाम क्या होता है, T4। ठीक, कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म रेट, इट ऑल्सो बीइंग अबाउट बैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब कि फैट वगैरह अच्छे तरीके से पच जाए, अच्छे तरीके से फैट वगैरह से आपको क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, आपका थायराइड हार्मोन, जो कि कहाँ से सीक्रेट हुआ है, थायराइड ग्लैंड से। और आपको पता है थायराइड ग्लैंड होता कहाँ है। लेकिन जानना तो ये है, अगर ज्यादा सीक्रेट हुआ तो क्या होगा, और कम सीक्रेट हुआ तो क्या होगा। ठीक है, ज्यादा सीक्रेट हुआ और कम सीक्रेट हुआ, मतलब कि कम थायराइड बना और ज्यादा थायराइड बना। इसके बनने के लिए कौन से एलिमेंट की जरूरत होती है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन, अगर आयोडीन बढ़िया है तो थायराइड क्या होगा, बढ़िया तरीके से बनेगा। ठीक है, और आयोडीन का मिलता है आपको नमक में। ठीक है, टाटा नमक खाइए बढ़िया वाला। ठीक, टाटा वाले अब स्पॉन्सर करेंगे मुझे, क्योंकि मैंने टाटा का नाम दिया है इसमें। ठीक, तो इसका मतलब टाटा नमक में क्या मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। और बेटा अगर थायराइड में, अगर थायराइड ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, आपके शरीर में थायराइड क्या हो जाता है, ज्यादा सीक्रेट होने लग जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, जिसे आप थायराइड बीमारी भी बोल देते हो, तो आपको जो बीमारी हो जाएगी वो थायराइडिज्म हो जाएगी, या फिर हाइपर सेंसिटिव हो जाओगे आप। ठीक है, ठीक, या फिर हाइपर थायराइडिज्म हो जाती है। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट हुआ तो इसका मतलब आपको डिसीज हो जाएगी ग्वाइटर। ठीक है, ठीक है, आपको जो डिसीज हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, ग्वाइटर डिसीज हो जाएगी। ठीक है, आयोडीन की कमी से, ऐसा पूछ लिया जाता है आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज होगी, क्योंकि आयोडीन की कमी से पहले तो कमी हो जाएगी थायरोक्सिन की, क्योंकि थायरोक्सिन बनेगा ही नहीं। तो थायरोक्सिन की कमी से कौन सी डिसीज हो रही है, ग्वाइटर। तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कभी कभार कि आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज हो जाएगी, तो डिसीज कौन सी आपकी, ग्वाइटर बा। पैराथायराइड, अगला ग्लैंड हमारे पास है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, नियर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के नीचे क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है। पैराथार्मोन हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, कैसा नाम है, कंट्रोल्स कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी, मतलब कि कैल्शियम कितना बॉडी में है, कितना सीक्रेट होगा, कहाँ कहाँ तक जाएगा। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कैल्शियम क्या होता है, हर बार कैल्शियम खर्च होता है जब भी आप उठते हो बैठते हो, लॉक जॉइंट वगैरह होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, कैल्शियम खर्च होता है, इसीलिए जॉइंटों में दर्द भी होता है। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना पता कर लीजिए पैराथायराइड हार्मोन कहाँ होता है, थायराइड के नीचे होता है और कंट्रोल करता है कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। एड्रेनलिन, एड्रेनल होता है आपकी किडनी के ऊपर। किडनी है, किडनी के दोनों तरफ ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड होगा, एड्रेनल ग्लैंड। नाम से ही पता चल रहा है, अटैच टू द किडनी, सीक्रेट करता है एड्रेनलिन। ठीक है, प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि इमरजेंसी आ गई तो क्या करेगा ये। ठीक, ये क्या करेगा कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां आप क्या करोगे, इमरजेंसी में वर्क करोगे, तो आपका सीक्रेट होगा एड्रेनलिन हार्मोन और आपका बढ़ जाएगा बीपी। और जब आपका बीपी बढ़ जाता है तो आप अच्छे तरीके से क्या करते हो, ज्यादा तेजी से वर्क करते हो। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेस की कंडीशन आ चुकी है, तब आपका जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा होगा वो कौन सा हो रहा होगा, एड्रेनलिन। जब आपको डर लगता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, ठीक है, अंधेरे कमरे में, तब कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, एड्रेनलिन। हार्ट बीट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये बेटा क्या बढ़वाता है, बीपी बढ़वाता है। ठीक है, सबके फंक्शन और सबका पता होना चाहिए भाई। ठीक है, एड्रेनलिन बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। ठीक है,
लेकिन अगर बीपी कम भी तो होना है, कम कैसे होगा? एक और हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, अब उसको जानोगे आप, वैसोप्रेसिन, ठीक है, उसका नाम होता है वैसोप्रेसिन, क्योंकि बीपी कम भी तो कराना है, ठीक है। और बीपी कम वही नहीं करा रहा है, बहुत तरीके से बीपी कम होता है, अब इतना तो बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक। जब आप 11th और 12th में आ जाओगे ना, अब अगले साल जब आप आओगे, ठीक है, और जो लोग बायो लोगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको ऐसी बायो बढ़ा के दूंगा, देखना। पैनक्रियाज, अगला कौन सा है आपके पास? पैनक्रियाज, ठीक। पैनक्रियाज एब्डोमेन में पाया जाता है, आपको पता है, ये पेट के इस साइड में जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, वहां क्या मिलेगा आपको? पैनक्रियाज मिलेगा, एक पत्ती जैसा, ठीक। ये सीक्रेट कर रहा है इंसुलिन हार्मोन, कंट्रोल्स ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड, ठीक। ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज जो है ब्लड में, अगर क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज आपकी क्या कही जाती है? ब्लड शुगर कही जाती है। और ग्लूकोज को कन्वर्ट कराना है किसमें? ग्लाइकोजन में, ये कही जाती है आपकी स्टोरेज शुगर, ग्लाइकोजन में। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है इंसुलिन हार्मोन की, इंसुलिन हार्मोन। और जब इंसुलिन हार्मोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ग्लूकोज ज्यादा रहेगा ब्लड में। अगर ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं हुआ तो इस ग्लूकोज तो ज्यादा रहेगा ब्लड में, और ब्लड में अगर ग्लूकोज ज्यादा रहा, इंसुलिन अगर सिक्रेट नहीं हुआ और ग्लूकोज ज्यादा रहा, तो आपको जो बीमारी हो जाएगी वो हो जाएगी डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज। क्योंकि इसका कन्वर्जन ग्लूकोज का किस में नहीं हो पा रहा है? ग्लाइकोजन में नहीं हो पा रहा है, आपकी स्टोरेज शुगर में, ठीक। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने का काम करता है ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, ग्लूकागोन, ठीक है। ये अल्फा सेल से सीक्रेट होता है, ये बीटा सेल से सीक्रेट होता है, इतना आपको नहीं जानना है, ठीक। लेकिन आप इतना याद रखिए कि पैनक्रियाज क्या है, अब दो तरीके से वर्क कर रहा है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से वर्क करता है? तो वो है आपका पैनक्रियाज। जब एक्सोक्राइन की तरह से वर्क करता है तो सीक्रेट करता है लाइपेज और ट्राइप्सिन, और जब एंडोक्राइन की वजह तरीके से वर्क करता है तो सीक्रेट करता है आपका क्या? इंसुलिन हार्मोन। बस इतना याद रखना है बेटा इसमें, ठीक। दो तरीके से वर्क कर रहा है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछने के लिए, ठीक है। ट्राइप्सिन का भी केस आपको याद रखना है और इसका भी केस याद रखना है, ठीक है जी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसे मार्क कर रहा हूं, ठीक। नहीं आया तो मुझे मत पूछना। टेस्टिस, टेस्टिस आपको पता है मेल के पास टेस्टिस होते हैं, और ओवरीज किसके पास होती है? फीमेल के पास होती है, ठीक है। टेस्टिस मेल के पास होते हैं, स्क्रोटम में लाई करते हैं, ठीक है। और ओवरीज क्या होती है? लोअर एब्डोमेन में रहती है, मतलब नीचे की तरफ, दाएं बाएं कोक जिसे बोल देते हो आप, वो बाहर रहती है, ठीक है, फीमेल के, ठीक। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होगा, टेस्टिस क्या सा हार्मोन सीक्रेट करेंगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, किसमें? मेल में, ठीक। और ओवरीज क्या सीक्रेट करेंगे? ऑस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दो हार्मोन सीक्रेट कौन करती है? आपकी ओवरी सीक्रेट करती है, ठीक है। ऑस्ट्रोजन को कभी कभार एस्ट्रोजन भी लिख देते हैं, ठीक, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये एक ही वर्ड होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन सीक्रेट कर रहा है? ओवरी। और टेस्टिस कौन सीक्रेट कर रहा है? सीक्रेट कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो इसका मतलब आपको दोनों के फंक्शन पता होना चाहिए, दोनों में फंक्शन क्या है? सेम है, ठीक है, लेकिन नाम अलग अलग दे दिए हैं दोनों में। टेस्टिस क्या काम करते हैं? वो टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? ग्रोथ कंट्रोल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से डेवलप होगा, किस तरीके से वर्क करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म की सिंथेसिस को कौन कंट्रोल करता है? आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, मेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, कि किस तरीके से मेल क्या होगा? डेवलप करेगा, ठीक है, उसका चेस्ट का साइज बढ़ाना चाहिए, दाढ़ी मूछ वगैरह आनी चाहिए, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, स्पेशली मेल में। लेकिन फीमेल के अंदर वही हार्मोन कहलाता है ऑस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन अलग चीज है, ठीक, ओवरी का सिक्रेशन बता दिया है प्रोजेस्टेरोन, लेकिन ऑस्ट्रोजन का इन्होंने वर्क लिखा है। ऑस्ट्रोजन क्या करता है? कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से डेवलप करवाएगा, मेमोरी ग्लैंड वगैरह को डेवलप करवाएगा, पेल्विक रीजन को क्या करेगा? ब्रॉड करवाएगा। मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल सारे के सारे करेक्टर्स किससे कंट्रोल होते हैं? आपके ओएस्ट्रोजन से, ठीक है। और मेल में किससे कंट्रोल होते हैं? टेस्टोस्टेरोन से। दोनों स्पेसिफिक हार्मोन है, दोनों आपको याद रखने हैं। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन है? प्रेगनेंसी। अगर ये ज्यादा रहेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, और ये अगर कम हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये वर्क किसका रहता है? आपके प्रोजेस्टेरोन का रहता है,
ठीक, अब आप अच्छे से समझोगे, चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है, टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, अब आपने कितना पढ़ा आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, क्वेश्चन को निपटा डालेंगे। ठीक, ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले मैंने, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो इसमें वीडियो पढ़िए केमिकल कोऑर्डिनेशन वगैरह क्वेश्चन के, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स आपसे पूछा गया, आपको मिलान खेलना है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहाँ मिल रहे थे आपके? ठीक, कहाँ गया नोज, कहाँ गया, ये है तीसरे नंबर पे। ठीक, थर्मो रिसेप्टर्स आपको कहाँ मिल रहे थे? हीट वाले स्किन पे। गस्टोटेटरी कहाँ मिल रहे थे? टंग पे। फोटो रिसेप्टर्स आपको कहाँ मिल रहे थे? आई पे। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस नोटिस्ड इन फीमेल एट प्यूबर्टी? मतलब कि आपसे वो हार्मोन पूछा गया है कि जो फीमेल में चेंजेस कराता है प्यूबर्टी के टाइम पे। तो वो अभी पढ़ा बताया है मैंने हार्मोन अभी आपको, वो कौन सा हार्मोन था? ऑस्ट्रोजन। ठीक है, जो ऑस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस कराने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, इस बात को आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी वाले तो जरा सी देर में लिख देंगे। ऑस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो क्या करेगा, फीमेल को प्यूबर्टी में डेवलप करने में क्या करेगा, मदद करेगा। लो कहानी खत्म। ठीक है, बी ए आपके पास ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। अभी ऊपर बताया था कि ड्वार्फिज्म ऐसी डिसीज है जो किसी हार्मोन के कम सीक्रेट होने से हो जाती है, और आंसर आ भी गया, कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। तीसरा है क्वेश्चन आपके पास, ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। मतलब कि ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ जाती है कौन सा हार्मोन की वजह से, किस हार्मोन की कमी हो जाती है? तो अभी बताया था इंसुलिन। ठीक है, मधुमेह हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है इसकी वजह से। ठीक, अगर कम सिगरेट हुआ। और डायबिटीज के केस में आप क्या लेते हो? सिंथेटिक इंसुलिन लेते हो, वो इंजेक्शन लगाते हैं ना कोक वगैरह में। ठीक है, छोटा सा नशेड़ी वाला इंजेक्शन। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। अभी बताया था कि आयोडीन कौन से हार्मोन के लिए जरूरी है, कौन सा हार्मोन बनाने के लिए? ठीक, ग्रीन से बनाएंगे इसको। ठीक, ये कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। ठीक, थायरोक्सिन हार्मोन। इसके सिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो वो मैंने वहां बता दिया था, वो आपके कवर ऐसे नहीं हुए होंगे। टॉपिक्स मैंने यहाँ इनको क्वेश्चन में ले लिया, ये टॉपिक्स आपके क्वेश्चन में कवर हो जा रहे हैं। ठीक, आप आंसर दीजिए, लिखिए अच्छे तरीके से, मेहनत करिए। अगला है आपके पास, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन। ब्रेन से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड होता है, मतलब लगा हुआ होता है? तो वो आपका कौन सा है? पिट्यूटरी। ठीक है, बी ए आपके पास, विच ग्लैंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। अभी बताया था आंसर। ठीक, बिल्कुल एकदम साफ आंसर आना चाहिए। ठीक, वो कौन सा है आपका? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या क्या सीक्रेट करता है? अगर बात करें तो ट्राइप्सिन एंजाइम और लाइपेज भी करता है। ठीक है, और एक करता है आपका इंसुलिन हार्मोन एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद किडनी। किडनी से कौन सा ग्लैंड लगा हुआ होता है? कौन सा, मखमल वाला? नहीं, एड्रेनलिन। ठीक है, जो एड्रेनलिन है वो लगा हुआ होता है किससे? किडनी से लगा हुआ होता है। ठीक है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज रिप्रेजेंटेड इन मेल्स बट नॉट इन फीमेल्स। कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड मेल्स में रिप्रेजेंट होता है लेकिन फीमेल्स में रिप्रेजेंट नहीं होता है? ठीक है, कमेंट मी आंसर। ठीक, इसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक, कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, एक आध तो कमेंट किया करो। नेम टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि दो ऐसे स्पेशल टिश्यू बताइए जो क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब बड़े बड़े जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कौन दो ऑर्गन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो आपको पता है, एक तो आपके पास क्या है, ब्रेन है भैया, एक तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू यही है, और दूसरी इसके साथ में कौन लगी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है, तब आप क्या आंसर दोगे? तब आपका आंसर होना चाहिए भाई वर्टिविरा। वर्टिविरा।
ठीक है। जो वर्टिब्रा होती है जिसे आप बैकबोन बोल देते हो, वो क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है किससे, वो सॉरी आपके स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक। सर्विकल से लेके मतलब कि यहाँ से लेके जहां आपकी नेक है वहां से जा रही होगी बिल्कुल एंड पोर्शन तक, जहां तक आपकी वर्टिब्रा की लास्ट बोन जा रही होगी, जिसको आप क्या बोलोगे, कोकोइडल बोन। ठीक। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स रिफ्लेक्स आर्क्स, मतलब कि कौन सा पार्ट है नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल करता है आपका क्या, रिफ्लेक्स आर्क को कंट्रोल करता है। तो आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्स आर्क किससे कंट्रोल हो रही थी, किससे, हाथों से नहीं, स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्स आर्क को कंट्रोल करेगी। और रिफ्लेक्स आर्क कैसे कंट्रोल हो रही थी, आपको पहले रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स से आगे गई थी इंफॉर्मेशन का सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व, मोटर नर्व से कहाँ आई थी, इफेक्टरी मसल्स तक आई थी। ये इंफॉर्मेशन का क्या था, हमारा पाथवे था। जो रिफ्लेक्स आर्क का जो पाथवे रहता है वो इस तरीके से रहता है। ठीक है। नेम द सेंसरी रिसेप्टर्स फाउंड इन द नोज एंड ऑन द टंग, मतलब आपसे रिसेप्टर्स पूछे गए हैं, कहाँ के पूछे गए हैं, वो भी सिर्फ नोज के और टंग के। नोज में कौन से मिलते हैं बेटा, ऑल फैक्ट्री। ठीक, ऑल फैक्ट्री। और जो टंग में आपके मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, गस्टोटेटरी, गस्टोटेटरी। ठीक है, शायद ऐसे लिखा जाता है गस्टोटेटरी। ठीक है, गस्टोटेटरी रिसेप्टर्स कहाँ मिलते हैं, आपके टंग में। और नोज में कौन से मिलते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स मिलते हैं। राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट, हर एक ट्रॉपिक मूवमेंट का हमें एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक, तो आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिन का एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब पॉजिटिव मतलब फोटोट्रॉपिन की तरफ, मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट। ठीक है, तो उसको आप बोलते हो सूटवा। निगेटिव फोटोट्रॉपिन मतलब फोटोट्रॉपिन से अपोजिट, मतलब जिधर सूरज है उससे अपोजिट, अपोजिट क्या, पाताल में। ठीक है, तो पाताल में क्या जा रही होती है आपकी, ओ सॉरी, रूट, रूट। पॉजिटिवली जियोट्रोपिन मतलब जियोट्रोपिन की तरफ क्या जा रही होती है, रूट। पॉजिटिवली जियोट्रोपिन का भी होगा। निगेटिवली जियोट्रोपिन में क्या होती है आपकी, सूट। ठीक है, मतलब ग्रेविटी से एंटी डायरेक्शन में क्या जा रही होती है आपकी, सूट। हाइड्रोट्रोपिन वाटर की तरफ क्या जा रही होती है, रूट। ठीक है, ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है हमें इनमें। ठीक, और आपका केमोट्रोपिन, केमोट्रोपिन का क्या बताया था हमने, इसका आंसर मुझे आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। ऊपर बता के आ रहा हूं, आप क्या करोगे, कमेंट करोगे इसका आंसर क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, केमोट्रोपिन का एग्जांपल जो होता है वो क्या होता है, अच्छे तरीके से कमेंट करना, बढ़िया सुंदर सा लिख के। ठीक, सुंदर लिख मत देना कि सुंदर, बनाना सुंदर सा उसे। क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स, मतलब पार्ट बताने हैं ब्रेन के जो कंट्रोल क्या कर रहे होंगे, वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है आपका, सेरिबेलम है, सेरिबेलम नहीं गधो, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्रम इज द पार्ट विच कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक, इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल करता है आपके, मेडुला। ठीक है, जो मेडुला पार्ट था वो क्या कंट्रोल करता है आपका, इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक, आप अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से करिए क्वेश्चंस को ध्यान से। ठीक, गिव द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स, कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं, इनके फंक्शन लिखने हैं। ठीक, आपको फंक्शंस ऊपर लिखे हुए हैं, अच्छे तरीके से आप उनमें रट्टा मार लीजिए, आपको याद हो जाएंगे, वरना मेरे तरीके से देख लीजिए। ठीक, ऑक्सीजन क्या करता है, सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन। ग्रेवलिन क्या करता है, सेल डिवीजन। ठीक है, साइटोकाइनिन भी क्या करेगा, सेल डिवीजन। अवस्किस एसिड क्या करेगा, इनिबिट, इनिबिट ग्रोथ। ठीक है, इथाइलिन क्या करेगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट को राइप करने का काम, पकाने का काम किसका है, इथाइलिन का। ठीक, ये फ्रूट, इसको क्या किया, इथाइलिन लगा इसमें, और ये कैसा हो जाएगा आपका, पक जाएगा। ठीक है, लाल कर दिया लोगों ने, पका दिया ऐसे। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, काफी अच्छे तरीके से हमने पीडीएफ को बनाया और सिर्फ वही चीजें कवर करी हैं जो आपके काम की है, कुछ फालतू इसमें हमने नहीं डाला है।
जो आपसे पूछा जा सकता है, जहां से क्वेश्चन बनने के 90% चांस रहते हैं, वही टॉपिक्स कवर किए हैं। ज्यादा थ्योरी आपको लिखनी नहीं है, ठीक। जो मेन मेन कीवर्ड होते हैं वो आपको क्या करते हैं, कवर करने हैं, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक। आशा में तो बहुत कुछ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर कर दें, ठीक है, जिन पे आपको भेजनी है, जो 10th में पढ़ रहे हैं। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।